पिछली क्लास में हमने पहला जो हमारा क्लास था कौन क्या और कहाँ का, हमारा जो सेकंड क्लास था जिसमें मोदी मंत्रिमंडल 3.0, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री हमने पढ़ा, भारत के उच्च न्यायालय के बारे में हमने पढ़ा, सभी उच्च न्यायालयों के बारे में, और 5 नंबर चैप्टर जो है विश्व के देश कौन क्या और कहाँ उसके बारे में पढ़ा, और 6 नंबर चैप्टर जो था भारत एवं विश्व में प्रथम, जो 2023 में विश्व में प्रथम थे भारत में, उनके बारे में हमने पढ़ा। इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे 7th नंबर टॉपिक हमारा रहेगा वर्ष 2023-24 में हुए समझौते और ज्ञापन। ठीक है, क्या क्या समझौते हुए उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। और जो हमारा 8 चैप्टर रहने वाला है प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल। ठीक है, कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया गया, कौन सा पोर्टल जारी किया, किसने जारी किया, किस गवर्नमेंट ने जारी किया, किस मंत्रालय ने जारी किया, उससे संबंधित प्रश्न। और 9th नंबर जो हमारा चैप्टर रहेगा ब्रांड एम्बेसडर, योजना, अभियान और संस्था से। ठीक है, और 10th नंबर हमारा जो चैप्टर रहेगा भारत रत्न किनको किनको मिला, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और 11 नंबर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो 2023-24 में जितने सारे सैन्य अभ्यास हुए हैं उन सभी को हम लोग जो है क्लियर करेंगे। तो आज जो हम लोग 5 टॉपिक को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। 7th, 8th, 9th, 10th और 11th चैप्टर को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो 7th चैप्टर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, तो है मेरे भाई 2023-24 में जितने सारे जो समझौते हुए उन सभी को जो है हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। 2023-24 हुए में प्रमुख समझौते ज्ञापन जो भी हुए उन सभी को जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अगर छोटा दिखाई दे तो आप एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हमारा समझौता क्या है उसे हम देख लेते हैं। तो पहला जो समझौता हमारा है जैविक उत्पादों के लिए समझौता हुआ है। किस लिए हुआ है? जैविक उत्पादों के लिए जो समझौता हुआ है वो किस देश के बीच में हुआ है, तो भारत और ताइवान देश के बीच में हुआ है। भारत और ताइवान देश के बीच में हुआ है और ये जो है जुलाई माह में हुआ है 2024 में। तो माह जो इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना है कि किस देश के बीच जो हुआ है। तो हम इसको थोड़ा जो है जूम कर देते हैं ताकि सुविधा हो। सारे समझौते जो हुए हैं वो 2024 में ही हुए हैं, इसलिए थोड़ा हमने जूम कर दिया। अब देखिए जैविक उत्पादों के लिए जो समझौता हुआ है भारत और ताइवान के बीच में हुआ है, ठीक है, और ये जो हुआ है ये इसी साल में हुआ है, ठीक है। तो 2024 का ही सब समझौता है। अब देखिए एक जिला एवं एक उत्पादन समझौता, एक जिला एक उत्पादन हितधारकों के लिए जो समझौता हुआ है भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के बीच में हुआ है। भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के बीच में हुआ है एक जिला एक उत्पादन हितधारकों के लिए समझौता। किसके किसके बीच हुआ है? भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के बीच में हुआ है। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए हुआ है। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है जो बस के लिए हुआ है वो किसके बीच हुआ है? तो भारतीय सेना के बीच हुआ है और IOCL के बीच हुआ है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो हुआ है वो किसके लिए हुआ है? ऐसा बस है जो हाइड्रोजन से संचालित होने वाला बस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है वो किसके किसके बीच हुआ है? तो भारतीय सेना को ये सौंपी जाएगी और IOCL जो है और भारतीय सेना के बीच में ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट है हमारा है AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो समझौता हुआ है किसके बीच हुआ है? तो भारत की जो NHAI सड़क संगठन संस्था है और IIT दिल्ली, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है जो AI का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है समझौता हुआ है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है NHAI का फुल फॉर्म, ठीक है, और IIT दिल्ली के बीच में हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो है F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए जो है किसके साथ हुआ है? तो F-16 जो युद्धक मिसाइल है वो तुर्की का है F-16, ठीक है। तो सॉरी F-16 जो है अमेरिका का है, ठीक है। तो तुर्की और अमेरिका के बीच में जो हुआ है ये समझौता हुआ है, ठीक है। जैसे F-16 जो है पाकिस्तान के पास भी युद्धक विमान है, ठीक है, फाइटर जेट होता है ये। तो F-16 जो विमान खरीदने के लिए जो समझौता हुआ है वो तुर्की देश और अमेरिका के बीच में हुआ है। अमेरिका देश का है F-16 और तुर्की जो है अमेरिका से खरीदने वाले, तो उसके बीच जो है F-16 युद्धक मिसाइल का समझौता। नेक्स्ट है कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए जो समझौता हुआ है वो किसके किसके बीच हुआ है? तो कृषि कौशल के विकास के लिए जो समझौता हुआ है वो MSDE और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। तो हमने देखा जैविक उत्पादन के लिए जो समझौता हुआ है किसके किसके बीच हुआ है। तो हमने देखा कि
भारत और ताइवान के बीच में हुआ है जैविक उत्पादन के बीच समझौता। फिर हमने देखा क्या, फिर हमने देखा कि एक जिला एक उत्पाद हितधारकों के लिए जो समझौता हुआ किन के बीच में हुआ है, तो वो जो हुआ है भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के बीच में हुआ है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसके बीच हुआ है, तो भारतीय सेना और IOCL के बीच हुआ है। और AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो किया गया है वो NHAI और IIT दिल्ली ने किया है समझौता। और F-16 युद्धक विमान खरीदने का जो प्रस्ताव रखा है अमेरिका के पास, तुर्की ने रखा है, उसके भी समझौता हुआ है। और कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए जो है MSD और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रखा गया है। जैसे हमने जो है फ्रांस से डसॉल्ट एविएशन के द्वारा कंपनी से जो है हमने भी फाइटर जेट खरीदा था, उसी प्रकार F-16 भी विमान है जो तुर्की जो है अमेरिका से खरीदना चाह रहा है। नेक्स्ट हमारा है चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए किसके बीच में समझौता हुआ है, तो देखिए चाबहार जो पोर्ट है ना वो ईरान में है, तो भारत और ईरान के बीच जो ये समझौता हुआ है। चाबहार कहाँ है, ईरान में है चाबहार पोर्ट, तो भारत और ईरान के बीच में है चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट हमारा है हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए, जो हाइपरसोनिक मिसाइल होता है उसका इंटरसेप्टर होता है, तो उसका जो विकसित करने के लिए अमेरिका और जापान के बीच समझौता हुआ है। यानी अमेरिका और जापान मिलकर जो हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर का विकास करेंगे। नेक्स्ट है कि AI का परीक्षण सुरक्षा पर जो समझौता हुआ है किस में बीच हुआ है, तो AI की जो परीक्षण होता है उसके सुरक्षा पर समझौता हुआ है अमेरिका और ब्रिटेन पर। आगे चल के जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नुकसान भी दे सकता है, ठीक है, और इससे जो है जॉब का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो AI जो है बहुत आज की टेक्निक जो है बहुत मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसलिए जो है AI के परीक्षण सुरक्षा पर जो समझौता हुआ है अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, इस सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए, तो सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जो समझौता हुआ है नासा और जापान के बीच में हुआ है। सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके बीच हुआ है, तो नासा और जापान के बीच में हुआ है। तो सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जो है नासा और जापान के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है, तो भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा है बढ़ाने के लिए एप्पल और क्लीन मैक्स के बीच में समझौता हुआ है। किसके बीच, एप्पल और क्लीन मैक्स के बीच जो है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट है हमारा स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए जो है स्थानीय मुद्राओं को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है किसके बीच समझौता हुआ है, तो RBI और बैंक इंडोनेशिया के बीच, RBI बैंक और इंडोनेशिया बैंक के बीच में जो है समझौता हुआ है स्थानीय मुद्रा को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जो है किसके बीच होगा, तो आयुष मंत्रालय और थाईलैंड देश के बीच जो है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट है हमारा है कि ब्लैक चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है किसके बीच जो है समझौता किया गया है, तो है NPCII और IISc बेंगलोर के बीच में जो है ब्लैक चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है वो है भारत में विनटेक, भारत में क्या है, फिनटेक। तो भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए जो है भारत सरकार और ADB के बीच में समझौता हुआ है। भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और ADB के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में जो है सीमा पार से मुद्रा को लेन देन की सुविधाजनक बनाने के लिए जो है किसके बीच में हुआ है, तो सीमा पार से मुद्रा को लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए जो है भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट हमारा है हरित प्रौद्योगिकियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच हुआ है, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और IIT रुड़की के बीच में किया गया है। नेक्स्ट है कि देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच, तो शिक्षा मंत्रालय और जो फीफा है उसके बीच में हुआ है, फीफा के बीच में। तो देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और फीफा के बीच में हुआ है। नेक्स्ट हमारा है स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे देशों में AI का उपयोग के लिए जो है किसके बीच हुआ है, तो महाराष्ट्र सरकार और गूगल के बीच में हुआ है।
तो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए जो है महाराष्ट्र सरकार और गूगल के बीच में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए जो है किसके किसके बीच किया गया है, तो इरेडा और आईआईटी भुवनेश्वर के बीच में समझौता हुआ है। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए जो है किसके किसके बीच में समझौता हुआ है, तो इरेडा और आईआईटी भुवनेश्वर के बीच में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है लिथियम की खोज और खनन के लिए जो है किसके बीच समझौता हुआ है, तो भारत और अर्जेंटीना के बीच में लिथियम की खोज और खनन के लिए जो है समझौता किया गया है। भारत और अर्जेंटीना में लिथियम के जो है भंडार भी मिला था, ठीक है, भारत में, इसलिए जो है भारत और अर्जेंटीना के बीच में समझौता किया गया है। अब जो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे वो है अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने हेतु भारत और नेपाल के बीच में होगा। भारत और नेपाल के बीच जो समझौता हुआ है ना, वो है कि अगले 10 वर्षों में जो है 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने के लिए। इसलिए नेक्स्ट है कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए जो है भारत और गुयाना देश के बीच में समझौता हुआ है। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए है भारत और गुयाना के बीच में किया गया। नेक्स्ट है हरित पहल के लिए जो है किसके किसके बीच समझौता हुआ है, तो भारतीय रेलवे और सीआईआई के बीच में जो हुआ है हरित पहल के लिए समझौता हुआ है, भारतीय रेलवे और सीआईआई। नेक्स्ट हमारा है कि कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए जो है किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और रूस के बीच जो हुआ है कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए हुआ है। नेक्स्ट हमारा है 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने हेतु जो है किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और यूसैइड यानी यूएसएआईडी के बीच में, यूसैइड के बीच में हुआ है। 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने के लिए समझौता हुआ है भारत और यूसैइड के बीच। नेक्स्ट हमारा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है भारत और ओमान के बीच में समझौता किया गया है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है भारत और ओमान के बीच में समझौता किया गया। डिजिटल परिवर्तन के लिए जो है एसेंटियर और यूनियन बैंक के बीच, एसेंटियोर और यूनियन बैंक के बीच में जो है एसेंटियोर और यूनियन बैंक के बीच डिजिटल परिवर्तन के लिए जो है किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है भारत और केन्या के बीच में किया गया समझौता। शिक्षा के क्षेत्र में जो है सहयोग के लिए जो है भारत और केन्या के बीच में समझौता किया गया। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए जो है भारत और यूरोपीय संघ के बीच में किया गया है। तो जो सेमीकंडक्टर है उसके विकास के लिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच में समझौता हुआ है सेमीकंडक्टर के विकास के लिए। नेक्स्ट है कि आईएनएस व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु जो है रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में हुआ है आईएनएस व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, चुनावी जो साक्षरता है बढ़ाने के लिए ईएसआई, ठीक है, ईएसआई और शिक्षा मंत्रालय के बीच में हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और शिक्षा मंत्रालय के बीच में हुआ है चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है कि श्रमिक छात्रों तथा पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही एवं प्रवासन के लिए जो है भारत और इटली के बीच में समझौता किया गया है। तो श्रमिक छात्रों तथा पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही एवं प्रवासन के लिए जो समझौता किया गया है भारत और इटली के बीच में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है एयरबस और आईआईटी कानपुर के बीच में समझौता किया गया है। तो एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और आईआईटी कानपुर के बीच में समझौता किया गया है। नेक्स्ट है कि हरित हाइड्रोजन के लिए जो है किसके किसके बीच में समझौता हुआ है, तो भारत और सऊदी अरब के बीच में हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण हेतु जो है इरडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच में समझौता किया गया है। और नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन इसका, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है किसके किसके बीच समझौता हुआ है, तो भारत और सऊदी अरब के बीच में समझौता किया गया है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे, तो आज की क्लास में जो हम आगे की जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख मोबाइल ऐप, जो 2024 से संबंधित जो प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग देख लेंगे। तो प्रमुख मोबाइल ऐप के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, पहला हमारा जो क्वेश्चन है पहला है क्वेश्चन निर्माण पोर्टल। तो जो निर्माण पोर्टल है वो किसने जारी किया है, तो निर्माण पोर्टल जो है कोल इंडिया लिमिटेड ने जारी किया है, याद रखना है। निर्माण पोर्टल किसने जारी किया है, तो निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड ने जारी किया है। और जारी क्यों किया है ये भी समझना है।
सिविल सेवा जो प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए 1 लाख रुपया दी जाएगी। ठीक है, जो सिविल सर्विस परीक्षा होता है यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा, उसमें जो भी उम्मीदवार पास होते हैं तो उसको 1 लाख रुपया दी जाएगी। इसलिए कोल इंडिया लिमिटेड ने निर्माण पोर्टल को जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है संज्ञान ऐप। संज्ञान ऐप जो है रेलवे सुरक्षा बल ने जारी किया है। किसने जारी किया है संज्ञान ऐप को? रेलवे सुरक्षा बल ने। तो 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए जो है संज्ञान ऐप जारी किया गया है। जो 3 नए आपराधिक अधिनियम है उसको जानकारी देने के लिए जो है रेलवे सुरक्षा बल ने संज्ञान ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है सारथी ऐप। जो सारथी ऐप है 2.0 उसको सेबी ने जारी किया है। सारथी ऐप 2.0 को किसने जारी किया है? 2.0 को सेबी ने, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसी ने जो है सारथी ऐप को जारी किया है। आप लोग बताइए कि सेबी के जो है अभी प्रमुख कौन है? तो सेबी ने क्या जारी किया है? सारथी 2.0 ऐप। ये जो है ऐप, इसका उद्देश्य है कि जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए जो है सारथी ने जारी किया है इस ऐप को। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल जो है जारी किया गया है वो है आरबीआई ने जारी किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवाह पोर्टल को जारी किया है। सरकारी प्रतिभूतियों को लेन देन के लिए प्रवाह पोर्टल जो है जारी किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, स्पीड अगर स्लो होगा तो आप लोग जो है 2x कर लीजिएगा या 1.5x कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि बूथ राबता पोर्टल। क्या है? बूथ राबता पोर्टल किसने जारी किया है? तो बूथ राबता पोर्टल जो है पंजाब सरकार ने जारी किया है। मतदाताओं के बीच चुनावी संबंधी जानकारी प्रदान के लिए, जो मतदाता होते हैं वोट देते हैं तो उनके बीच चुनावी संबंधी जो भी जानकारी है उसको प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार ने बूथ राबता पोर्टल जारी किया है। नेक्स्ट हमारा है सारथी पोर्टल। हमने सारथी 2.0 देखा, वो किसने? सेबी ने जारी किया। और सारथी पोर्टल जो है केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने जारी किया था। सारथी पोर्टल वो जो संबंधित है वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देने के लिए जो है सारथी पोर्टल जारी किया गया है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। जो अभी वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो इनके द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देने के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट हमारा है सी केयर्स पोर्टल। जो सी केयर्स पोर्टल है वह केंद्रीय कोयला मंत्री वर्तमान में प्रहलाद जोशी हैं, उन्हीं के द्वारा, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा ही सी केयर्स पोर्टल को जारी किया गया है। इसमें कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए जारी किया गया। नेक्स्ट है हमारा चौपाल ऐप। चौपाल ऐप जो है संदीप बंसल के द्वारा जारी किया गया है चौपाल ऐप। इसमें जो है भोजपुरी का पहला OTT ऐप जो है जारी किया गया है। चौपाल ऐप जो है भोजपुरी का पहला OTT प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो जारीकर्ता कौन है? संदीप बंसल है। आप लोग जो बता दीजिए कि OTT का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो है कमेंट में बताइएगा OTT का फुल फॉर्म आप लोग। नेक्स्ट हमारा है अनुवादनी ऐप। तो अनुवादनी ऐप जो है केंद्र सरकार ने जारी किया है अनुवादनी ऐप। इसमें जो है उद्देश्य है कि शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए, यानी शिक्षा में जो है बहुत सारे भाषा को बढ़ावा देने के लिए अनुवादनी ऐप का, यानी ट्रांसलेशन जो है ऐप है उसका जो है केंद्र सरकार ने जारी किया है। नेक्स्ट है हमारा मनी टू इंडिया ऐप को किसने जारी किया है? तो मनी टू इंडिया ऐप को ICICI बैंक ने जारी किया है ग्राहकों के अनुभव को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट हमारा है संभव ऐप। संभव ऐप को किसने जारी किया है? तो संभव ऐप को इंडियन आर्मी ने जारी किया है संभव ऐप को। इसमें जो है सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए जो है संभव ऐप को जारी किया गया कि जो सेना है, आर्मी जो है वो बेहतर निर्णय ले सके, उसके लिए जो है संभव ऐप को बनाया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है भूमि राशि पोर्टल। भूमि राशि पोर्टल जो है वो किसने जारी किया है? तो जारी करता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जो किसके पास है? नितिन गडकरी के पास है। तो भूमि राशि पोर्टल जारी किया गया है इनके द्वारा। और भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए इन्होंने जारी किया है भूमि राशि पोर्टल। नेक्स्ट जो हमारा है पाट मित्रों ऐप क्या है? तो देखिए पाट मित्रों ऐप वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। जूट किसानों के सुविधा के लिए पाट मित्रों ऐप जारी किया गया है, जूट किसानों के सुविधा के लिए। नेक्स्ट हमारा है मेरा युवा भारत, जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो देख लीजिएगा, मेरा युवा भारत जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा
जारी किया गया है। युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यकर्ताओं में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए जो है मेरा युवा भारत जारी किया गया है। नेक्स्ट हमारा है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो देखिए आई स्टार्ट जो टैलेंट कनेक्ट है वो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है और नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है रोजगार प्रयाग पोर्टल जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो रोजगार प्रयाग पोर्टल जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए ये व्यवस्था जारी की गई है। नेक्स्ट है सरपंच संवाद ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो असम के राज्यपाल के द्वारा सरपंच संवाद ऐप जारी किया गया है। पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए जो है सरपंच संवाद ऐप जारी किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है इनकोर ऐप। इनकोर ऐप जो है जारी किया गया है वो है निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना एवं परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जो है इनकोर ऐप का उद्घाटन किया गया है। अब जो हमारा क्वेश्चन है फ्लड वॉच ऐप। फ्लड वॉच जो ऐप है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय जल, फ्लड समझ में आ रहा है, फ्लूड होता है, ठीक है। तो फ्लड वॉच ऐप जो है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा जारी किया गया है वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए कि जो है सही समय से पता चल जाएगी बाढ़ कब आने वाले, उसके लिए द्वारा जो है जारी किया गया है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है सिंह सूचना ऐप। तो गुजरात सरकार ने सिंह सूचना ऐप को जारी किया है शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईवी मित्र ऐप जो है किसने जारी किया है? तो देखिए ईवी मित्र ऐप जो है वो बेस्कॉम कंपनी बेंगलुरु की है। ईवी मित्र ऐप उसी ने जारी किया है। बेंगलुरु में ईवी चार्जिंग स्टेशन की जानकारी प्रदान के लिए किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है राजमार्ग यात्रा ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए जारी किया गया है राजमार्ग यात्रा ऐप। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है उद्गम पोर्टल। तो उद्गम पोर्टल किसने जारी किया है? तो आरबीआई ने उद्गम पोर्टल को जारी किया है दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। जो दावा न की गई राशि है उसको ट्रैक करने के लिए उद्गम पोर्टल जारी किया गया है भारतीय रिजर्व के द्वारा। माने ऐसे बहुत सारी राशियां होती है जिसपे जो है दावा नहीं किया जाता है, व्यक्ति पैसा जमा हुआ है और वो जो है मर गया, ठीक है, तो उसमें जो है कोई नॉमिनी नेम नहीं है, ठीक है, तो उसकी जानकारी के लिए जो आरबीआई ने उद्गम पोर्टल को जारी किया है। नेक्स्ट हमारा है सुस्वागतम पोर्टल। बहुत इंपॉर्टेंट है उद्गम पोर्टल, याद रखना है, किस लिए ये भी मालूम होना चाहिए। सुस्वागतम पोर्टल जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। अदालत परिसर में प्रवेश के लिए अंगुतकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने हेतु जो है सुस्वागतम पोर्टल जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है उल्लास ऐप। तो उल्लास ऐप जो है शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है, उन्हीं के द्वारा जारी किया गया उल्लास ऐप बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है मोबाइल ऐप, मोबाइल दोस्त ऐप। तो मोबाइल दोस्त ऐप जो है जारी किया गया है यूटी जो जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश, उसके लिए जारी किया गया है नागरिक केंद्रीय सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए। नेक्स्ट हमारा है प्रवाह पोर्टल। जो प्रवाह पोर्टल है वो है आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करने के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट है ई सरास ऐप जो है किसके लिए जारी किया गया है? तो ई सरास ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ने के लिए जो है जारी किया गया है। नेक्स्ट हमारा है विरासत पोर्टल जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए जो है विरासत पोर्टल जारी किया गया है। नेक्स्ट है ई केयर पोर्टल जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ई केयर पोर्टल जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जो है ई केयर पोर्टल को जारी किया गया है। तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है विदेश में मरने वाले जो भारत के शव है उसको वापस लाने के लिए, तो जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाने के लिए ई केयर पोर्टल को जारी किया गया है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है पैच रिपोर्टिंग ऐप क्या है? तो देखिए पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है ना वो राज्य में सड़कों पर जो गड्ढे हैं उससे संबंधित जो शिकायत है उसको दर्ज करने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप है उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है। जहां गड्ढे वहां फोटो खींच के भेज दीजिए और जगह का नाम लिख देना है, बस वही है पैच रिपोर्टिंग ऐप। नेक्स्ट हमारा जो है वह अरुणोपोल ऐप। अरुणोपोल ऐप जो है अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने जारी किया है
राज्य के नागरिकों को सुरक्षा के लिए ये जारी किया गया अरुणोपल ऐप। इससे नाम ही से पता चला है कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने जारी किया है। पोल माने पुलिस, अरुणाचल प्रदेश याद रखना। तो राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट हमारा है युवा पोर्टल क्या है। तो देखिए युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी किया गया है। युवा पोर्टल युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए ये जारी किया गया है ऐप। नेक्स्ट है झरनी युवा पोर्टल क्या है। तो देखिए झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार ने जारी किया है, झरनी झारखंड ने, ठीक है। इस माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रही उम्मीदवारों को मंच प्रदान करेगी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है संचार साथी पोर्टल क्या है। तो देखिए संचार साथी पोर्टल दूर संचार विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच के लिए जो है संचार साथी पोर्टल जारी किया जाए, जो दूरसंचार विभाग ने। तो उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता को जांच करने के लिए, नहीं जो वास्तविकता है उसकी जांच करने के लिए। नेक्स्ट है माई लाइफ ऐप क्या है। तो लास्ट हमारा प्रश्न है कि माई लाइफ ऐप जो है जारी किया गया है वो है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के लिए। यह ऐप पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा, इसलिए माई लाइफ ऐप जो है जारी किया गया है पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। अब जो 9 नंबर हमारा है भारत रत्न से संबंधित प्रश्न। जो भी भारत रत्न से संबंधित प्रश्न है उसके जो भी सवाल है उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। भारत रत्न 2024 जो है से जब संबंधित जो भी प्रश्न है या भारत रत्न, ठीक है, पुराना भी इसमें जो है कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने जो है टोटल कितने चैप्टर किए हैं, तो 9 चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। 7, 8 ये जो है 9 हमारा चैप्टर है। तो ये हमारा जो है 9th चैप्टर है भारत रत्न 2024। अब जो सवाल है हमारा पहला है क्या, मतलब जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं भारत रत्न से संबंधित जो 2024 में प्रश्न बने हैं उन सभी को हम लोग देख लेंगे, और इसमें जो है प्रीवियस ईयर भी जो संबंधित है भारत रत्न से उन सभी को हम लोग देख लेंगे। तो देखिए भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को जो है, कितने प्रतिष्ठित याद रखना है सबसे पहले कि भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है भारत रत्न होता है वो देने का ऐलान किया है। तो भारत सरकार ने कितने प्रतिष्ठित हस्तियों को 2024 में, तो 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न देने का जो है ऐलान किया था, ठीक है। उन 5 हस्तियों का नाम जो है याद रखना है। इनके साथ ही ये भी याद रखना है कि इनके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल संख्या कितना हो गया है, तो 53 हो गया है। तो सबसे पहले उन 5 का नाम याद रखना है। एक तो कर्पूरी ठाकुर हैं, दूसरे लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं, और तीसरे जो हैं MS स्वामीनाथन हैं, चौथे PV नरसिम्हा राव हैं, और 5वें चौधरी चरण सिंह हैं। इन 5 को जो है भारत सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया था, इनको मिला है भारत रत्न। अब भारत में जो भारत रत्न दिया गया, अब टोटल जो संख्या हो गई है वो कितना हो गया है, 53 हो गया है, 53 हो गया। जैसे हम लोग ये 53 देख रहे हैं, ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या है 53। तो सवाल 1 लाइनर में पूछ सकता है कि टोटल जो है भारत रत्न कितने मिल चुका है अभी तक, तो टोटल 53 व्यक्तियों को मिला है। ये भी पूछ सकता है कि 2024 में कितने को भारत रत्न दिया गया, तो 5 को मिला है। ये भी पूछ सकता है, क्रम आपको दे दे ऑप्शन में, एक नाम ना दे तो 5 नाम भी याद रखना है। कर्पूरी ठाकुर के मिला है, बिहार के कर्पूरी ठाकुर। अडवाणी जी को मिला है, लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न, और MS स्वामीनाथन को मिला है। MS स्वामीनाथन जो श्वेत क्रांति के हैं उनको मिला है। PV नरसिम्हा राव हैं, इनको भी मिला है भारत रत्न, और चौधरी चरण सिंह, ठीक है, इनको भी भारत रत्न दिया गया है। इन्होंने ही जो है चरण नहीं रखा था संसद में। तो 5 व्यक्ति का नाम याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। अब जो यहाँ है कर्पूरी ठाकुर से संबंधित कुछ प्रश्न है कि कर्पूरी ठाकुर के बारे में जो पूछेगा प्रश्न कि कब जन्म हुआ क्या, क्योंकि 5 जो दिए गए हैं वो 5 हस्तियाँ बड़ी हस्तियाँ हैं, तो उनके बारे में भी कुछ पूछ सकता है। तो उनके बारे में जो भी है इतिहास जो है जानकारी रखने की आवश्यकता है। तो देखिए क्या है कि कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को हुआ था। जन्म कब हुआ था याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को, याद रखना है।
कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। कहाँ में? तो बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। गांव का नाम क्या है? पितौंझिया। ठीक है, अब जो गांव का नाम कर दिया गया है कर्पूरी गांव कर दिया गया है, तो याद रखना है। जन्म कब हुआ? 1924 में। जन्म जो हुआ है उनका कब हुआ है? 1924 में। कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया, जो अब गांव जो बन गया है, गांव का नाम कर्पूरी का नाम रखा गया है उस गांव का नाम। उस गांव में गोकुल ठाकुर, कहाँ? गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। किनके यहाँ? गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। इनका जो अगर निधन की बात करें तो निधन जो हुआ है 27 फरवरी 1988 को हुआ है, ये भी याद रखना है। तो इसमें याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ? 24 जनवरी 1924 को जन्म हुआ। ठीक है, छोटा भी 24 है और लास्ट में भी 24 लगा हुआ है ईयर में भी, तो याद रखना है 24 याद रखना है, 24 जनवरी 1924 को। कहाँ पे? तो बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया, जो अब है इनका नाम कर्पूरी गांव का नाम है। पिता का नाम गोकुल ठाकुर था और माता का नाम था राम दुलारी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम गोकुल ठाकुर और माता का नाम था राम दुलारी, उन्हीं के यहाँ हुआ था। और इनका जो निधन हुआ 1988 में हुआ, 1988 याद रखना, 17 फरवरी 1988 को। लोकप्रियता के कारण इन्हें जो है जननायक कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि ये बहुत लोकप्रिय थे, तो इसके कारण जो है ये कर्पूरी ठाकुर को जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा जाता है। तो जननायक किसको कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। वन लाइनर में ये प्रश्न पूछ सकता है कि जननायक किसे कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीता था। तो इन्होंने जो था चुनाव लड़ा था। कब चुनाव लड़ा था? 1952 में। कहाँ से चुनाव लड़ा था? तो ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लोकसभा का नहीं, विधानसभा का, ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से। ठीक है, और किस पार्टी से? तो सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे और इन्होंने जो है विधानसभा का चुनाव जीता था 1952 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 71 और 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे और वर्ष 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। तो यानी कर्पूरी जो ठाकुर हैं वो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। कितने बार? 2 बार। कब कब? 70 से 71 तक ये रहे और 77 से 79 तक रहे। यानी पहले 1 साल रहे 70 से 71 और फिर बाद में 77 में बने, तो ये 2 साल तक रहे। यानी 2 बार बिहार के। ये क्या है? क्रम भी इनका याद रखना कि ये कर्पूरी ठाकुर जो थे 11वें मुख्यमंत्री थे बिहार के। और 67-68 में पहले मुख्यमंत्री से बनने से पहले ये 67-68 में जो थे बिहार के उप मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। वे बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये जो बिहार के जो थे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेसी नहीं थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे बिहार के पहले। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है। सभी इम्पोर्टेंट ही पॉइंट है। तो हम स्लो चल रहे हैं, अगर आपको स्लो लगे तो आप जो है फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे हो व्यवस्था दिया हुआ है। इनके बारे में हम कुछ और जान लेते हैं क्या क्या। तो उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा आयोग वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण दिया था। यानी कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले किसको? ओबीसी को आरक्षण की जो है सुविधा प्रदान की थी। इन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग के सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। इन्होंने सबसे पहले ओबीसी को आरक्षण दिया और इन्होंने 1977 में 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग के सिफारिश पर, किसके? मुंगेरी लाल आयोग था, उसके सिफारिश पर लागू किया गया था और जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। फिर जो है वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल भी प्रस्तुत किया था और जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ कितने % का आरक्षण दिया था? तो 26% की रिजर्वेशन की इन्होंने व्यवस्था की थी। ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है
वो पॉइंट है कि उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा दिया गया। बिहार का जो पहले राजकीय भाषा है वो क्या है, हम सभी जानते हैं। बिहार की जो पहली राजकीय भाषा है वो है हिंदी, और दूसरी राजकीय भाषा क्या है, तो दूसरी राजकीय भाषा जो है उर्दू है। ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये भारत रत्न पाने वाले 40वें और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें व्यक्ति हैं। ठीक है, और बिहार से भारत रत्न पाने वाले कितने व्यक्ति है, तो चौथे व्यक्ति हैं। तो इनके बारे में ये भी याद रखना है, कितना भी गहराई में क्वेश्चन पूछे। तो जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है वो पूरे भारत में इनका क्रम जो है कितना है, तो उन्होंने ये भारत रत्न पाने वाले कितने व्यक्ति है, तो 40वें व्यक्ति हैं। और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले जो है, मरने के बाद ही इन्हें मिला है भारत रत्न, तो ये कितने व्यक्ति हैं, तो ये 15वें व्यक्ति हैं मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले। और बिहार से भारत रत्न पाने वाले कितने व्यक्ति हैं, चौथे व्यक्ति हैं। इनसे पहले जो है 3 व्यक्तियों को मिल चुका है भारत रत्न, और ये जो है कर्पूरी ठाकुर चौथे व्यक्ति हैं। तो हमने देखा कि ये भारत के जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, तो 40वें क्रम की ये जो थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। और मरणोपरांत यानी मरने के बाद जो है ये 15वें व्यक्ति हैं, जो मरने के बाद जो है भारत रत्न प्राप्त किए, मिला इनको। और बिहार से ये जो थे व्यक्ति चौथे व्यक्ति थे जिन्हें राष्ट्रपति भारत रत्न का अवार्ड मिला है। तो आपके मन में ख्याल आया होगा कि इनसे पहले भी कितने व्यक्ति थे, तो इनसे पहले भी जो थे 3 व्यक्ति थे। तो वो इनसे पहले 3 व्यक्ति कौन कौन थे, तो देखिए पहले व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति हुए। उन्हें 1962 में ही मिल गया था। कब मिला था, 1962 में, 1962 को जो है भारत रत्न दिया गया था। दूसरे व्यक्ति जो बिहार से बिलोंग है उनको मिला था, किनको, तो लोकनायक को मिला था। जो लोकनायक किन्हें कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक। उन्हें 1999 में भारत रत्न मिल चुका है। पहले व्यक्ति 1962 में राजेंद्र प्रसाद को मिला, और दूसरे व्यक्ति 1999 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मिला। और तीसरे व्यक्ति जो है बिस्मिल्लाह खां हैं। ठीक है, इनको जो मिला है ना 2001 में मिला है। तो तीनों का याद रखना है, एक को मिला 1962 में, एक को मिला 1999 में, और एक को मिला है 2001 में। तो तीनों याद रखना है। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को, 1999 में मिला लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, और 2001 में मिला है बिहार के जो बक्सर से हैं बिस्मिल्लाह खां। ये भी पूछता है कि बिस्मिल्लाह खां का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के बक्सर में हुआ था। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को जो है हम लोग अच्छी तरह देखेंगे। और आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ जो हम आएंगे। इसके साथ ही जो है एडुटेरिया का करंट अफेयर भी शुरू हो जाएगा। जितने यूथ का कंपटीशन का जितने YCT हम करवा देंगे, बिहार दरोगा हो, BPSC हो, सब आपको जो है समय से पहले आपको कंप्लीट मिल जाएगा। फिर उसके साथ जो है सबसे जो नोट्स होता है ज्ञान बिंदु का, उसका भी जो है चैप्टर वाइज हम सभी करवाने वाले हैं। तो चैनल को जो है ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी आगे बीच में ये बोलना नहीं चाहिए था, डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है लाल कृष्ण अडवाणी को भी भारत रत्न मिला है। तो हमने कर्पूरी ठाकुर को देख लिया। अब जो है लाल कृष्ण अडवाणी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इनको भी तो भारत रत्न मिला है, 5 व्यक्ति को मिला है 2024 में। तो 5 व्यक्ति के बारे में जानना भी जरूरी है। तो देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये 50वें व्यक्ति थे। क्या थे, 50वें व्यक्ति थे लाल कृष्ण अडवाणी। और इनका जो जन्म हुआ 8 नवंबर 1927 को कराची, जो अब पाकिस्तान में है। तो इनका जो जन्म हुआ लाल कृष्ण अडवाणी का, अडवाणी जी का जन्म कहाँ हुआ था, कराची पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में है, पहले भारत में ही था। ठीक है, तो 1927 में इनका जन्म हुआ था कराची में, 8 नवंबर 1927 को लाल कृष्ण अडवाणी जी का जन्म। कब कैवे व्यक्ति हैं ये भी याद रखना है। 50वें क्रम के व्यक्ति हैं जिन्हें लाल कृष्ण अडवाणी को जो है मिला है भारत रत्न। वर्ष 1942 में RSS से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्य में से एक थे। इन्होंने 1942 में देश आज़ाद से पहले ही RSS से इन्होंने है जो है अपनी जो है संगठन में जुड़ गए थे। यानी RSS के संगठन में 1942 में ही जुड़े और 1980 के दशक में
इन्होंने भाजपा के साथ जो है संस्थापक सदस्य में से एक थे, यानी जब भाजपा का जो बीजेपी बनी थी पार्टी, तो भाजपा के संस्थापक जो सदस्य में से एक थे लालकृष्ण आडवाणी जी। इनकी जो आत्मकथा किताब का नाम जो है याद रखना है माई कंट्री माई लाइफ। ये प्रश्न जो है पूछा है एग्जाम में, तो याद रखना है माई कंट्री माई लाइफ जो है वो किसकी आत्मकथा है, ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, तो वो लालकृष्ण आडवाणी जी के याद रखना है। माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश मेरा जीवन, तो किसकी है, तो आत्मकथा है लालकृष्ण आडवाणी जी का। इन्होंने जो है क्या किया था कि राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 दिसंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी। इन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक इन्होंने रथ यात्रा शुरू किया था, और इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में ये गिरफ्तार होते हैं। लालू जी की सरकार उस समय होती है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो है माहौल ना बिगड़े, राइट ना हो जाए, इसके लिए जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 22 अक्टूबर 1990 को जब समस्तीपुर से गुजर रहे होते हैं तो जो है ये रथ यात्रा जो है वहीं रुक जाती है। 22 अक्टूबर 1990 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अप्रैल 1970 में, कब, अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। लालकृष्ण आडवाणी जनसंघ सीट से ये राज्यसभा के लिए 1970 में ये चुने जाते हैं, और 2002 से 2004 तक, 2002 से लेकर 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यरत किए, यानी 2002 से लेकर 2004 तक ये 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में भी लालकृष्ण आडवाणी कार्यरत रहे। वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे, और ये 1998 से लेकर 2004 तक जो है भारत के होम मिनिस्टर के पद पर भी ये रहे, और वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे, और 2009 में ये भाजपा के पीएम के उम्मीदवार भी रहे थे। उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इन्हें जो है पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 2015 में, और इन्हें जो है भारत रत्न दिया कब, तो भारत रत्न जो इन्हें दिया गया है 2014 में। ये आपको 2024 मिस्टेक हो गया, तो याद रखना है 2024 में इससे जो है इन्हें भारत रत्न दिया गया, और पद्म विभूषण से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था 2015 में ही। तो हमने दो व्यक्ति के बारे में देख लिया जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी। अब जो तीसरे व्यक्ति हमारे हैं वो है एम.एस. स्वामीनाथन। अब एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में बात करें तो भारत की हरित क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है, और कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म जो हुआ था वो 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। तो ये भी याद रखना है इनका जो है जन्म कब हुआ था, तो जो जन्म हुआ था इनका हुआ था 7 अगस्त 1925 को जन्म हुआ था। कहाँ में हुआ था, तो तमिलनाडु के कुंभकोणम गांव में हुआ था। कुंभकोणम में एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म। ये हरित क्रांति के क्या थे, जनक थे। इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 28 सितंबर 2023 को, यानी 2023 में जो ये स्वर्गवास हुए। और कहाँ हुआ था इनका निधन, तो चेन्नई में हुआ था इनका निधन। जन्म कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ और निधन हुआ चेन्नई में 28 सितंबर 2023 को। जन्म 7 अगस्त 2025 को हुआ था इनका। ये 2 साल और जीते तो लगभग जो है 100 ईयर जी ही लेते। अब जो है नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट वो है कि स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में मिला, रामन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में, और अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में मिला। तिन्हें जो है बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जिन्हें शांति स्वरूप भाटकर पुरस्कार महत्वपूर्ण है, 1961 में इन्हें दिया गया। रामन मैग्सेसे भी पुरस्कार मिला है 1971 में, और अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार भी मिला है 1986 में। तो कुछ इन्हें जो है महत्वपूर्ण पुरस्कार भी दिए गए। इनके साथ ही इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दिया गया है। यानी इनके साथ पद्मश्री इन्हें भी मिला, पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है, और भारत रत्न तो इन्हें दिया ही गया है 2024 में। ठीक है, तो बहुत सारे इनके पास जो है अवार्ड है। नेक्स्ट हमारा जो है पीवी नरसिम्हा राव के बारे में हम जानते हैं। ये इन्हें भी भारत रत्न दिया गया, पीवी नरसिम्हा राव।
तो पीवी नरसिम्हा राव का जो जन्म हुआ 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना, अब हैदराबाद, तब पहले हैदराबाद था, वहाँ पे हुआ। और कहाँ पे? तो वारंगल जिले के लकनेपली गांव में हुआ था। तो याद रखना है कि इनका जो जन्म कब हुआ था, तो 28 जून 1921 को इनका जन्म हुआ। कहाँ में? तो तेलंगाना में, अब है तेलंगाना, पहले जो था हैदराबाद था। कहाँ? तो वारंगल जिले के लकनेपली गांव में हुआ था इनका जन्म। इनका जो पूरा नाम था पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था, यानी इनका जो पूरा नाम था, पी से पामुलापति, वी से वेंकट और नरसिम्हा राव। तो पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव का जन्म कब हुआ था? तेलंगाना में 28 जून 1921 को जन्म हुआ था। तो इनका पूरा नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इनके जो पिता का नाम था सीताराम राव और माता का नाम था रुकमा बाई। इनके पिता का नाम था सीताराम राव और माता का नाम था रुकमा बाई। नेक्स्ट है कि वर्ष 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे, यानी जो हैं ये 9वें प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 1996 तक, 1991 से लेकर 1996 तक ये जो है भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में भी विराजमान रहे, माने गद्दी पे रहे, कुर्सी पे रहे। इन्हें भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने जो है ना, मतलब रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री के पद पर भी रहे, प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे, और साथ में इससे पहले ये रक्षा मंत्री भी थे, विदेश मंत्री भी थे और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किए। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे, यानी इन्होंने जो है 1971 से लेकर 1973 तक, यानी 2 वर्षों तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में भी नरसिम्हा राव ने कार्य किया। और 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ। जो 73वां और 74वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, अधिनियम, उसका जो कार्यान्वयन था वो इन्हीं के सरकार में हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। अब जो हम लोग देखते हैं चौथे भारत रत्न विजेता के बारे में, चौधरी चरण सिंह के बारे में। तो चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था, यानी इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। कहाँ में? उत्तर प्रदेश में हुआ था, नूरपुर में। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, माने इन्हीं के जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को जो है मनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी 29 मई 1987 को जो इनकी मृत्यु हुई, यानी 1987 में 29 तारीख को इनका जो है निधन हो गया। और सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। ये जो है विधानसभा के लिए उत्तर प्रदेश से चुने गए थे, छपरौली से, चौधरी चरण सिंह। और वे 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी सांसद नहीं गए। जब ये 1979 से लेकर 1980 तक रहे थे ना, एक दिन भी नहीं ये सांसद गए थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है ये संसद में कदम भी नहीं रखे थे। चौधरी चरण सिंह, यानी चरण भी इन्होंने संसद में नहीं रखा था। वे 1967 से 68 तक 1967 से 68 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, यानी 1967-68 तक ये भी रहे थे मुख्यमंत्री, और फिर 1970 में भी इन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। और इनके समाधि स्थल को जो है किसान घाट कहा जाता है, ये भी याद रखना है। किसान घाट के किसका समाधि स्थल है, तो किसान घाट जो है समाधि स्थल है वो है चौधरी चरण सिंह का। अब जैसे कुछ जान लेते हैं कि भारत रत्न से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है कि भारत रत्न जो है पुरस्कार देने की शुरुआत कब की गई थी। तो याद रखना है कि 1954 में भारत रत्न देने की शुरुआत की गई, और यह पुरस्कार जो है मरणोपरांत भी दिया गया 1955 से। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार का आकार जो है पीपल के पत्ते की तरह होता है, और ये खेल जगत में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले जो व्यक्ति हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक जो है सीवी रमन थे, और भारत रत्न देने की सिफारिश जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। जो भारत रत्न पुरस्कार होता है वो सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। तो क्या क्या पॉइंट बना, सबसे पहले कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1954 में, और 1955 में जो है मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया जाने लगा।
ये जो है पीपल के पत्ते की तरह आकार का होता है पुरस्कार, ठीक है। और खेल के क्षेत्र में जो है ये पहले व्यक्ति कौन है, सचिन तेंदुलकर साहब हैं, और पहले वैज्ञानिक के रूप में सीवी रमन है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो सिफारिश करते हैं पीएम प्रधानमंत्री करते हैं, कोई भी हो, अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, ठीक है, कोई भी कर सकते हैं। और भारत रत्न पुरस्कार जो है वो फीते में यानी सफ़ेद फीते में बनाया जाता है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक शुरू हो रहा है वो है 11th नंबर टॉपिक, संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023-24 में जो भी हुए उन सभी को जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो जो पहला अभ्यास है वो 21वां खान क्वेस्ट अभ्यास भी पूछ सकेगा कि किनके किनके बीच में हुआ है, ये भी पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछेगा कि अभ्यास का नाम दिया जाएगा, किन दो देशों के बीच में हुआ है, ठीक है। स्थान भी पूछ सकता है, कहाँ आयोजित किया गया, और किन सेनाओं के बीच में हुआ है, ये भी पूछ सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है किन किन देशों के बीच होता है, ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और स्थान हो सके तो याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको सभी तो देखना ही है। देखिए पहला है अभ्यास 21वां खान क्वेस्ट अभ्यास, ठीक है। 21वां जो खान क्वेस्ट अभ्यास हुआ ये बहुराष्ट्रीय हुआ, यानी बहुत सारे देशों ने मिलकर खान क्वेस्ट अभ्यास किया, ठीक है। कहाँ पे हुआ, तो उलान बाटोर मंगोलिया में किया गया अभ्यास, उलान बाटार मंगोलिया में किया गया। और ये जो अभ्यास रहा ये थल सेना का अभ्यास था, ठीक है। थल सेना समझ में आता होगा, तो थल सेना का ये अभ्यास था, ठीक है। 3 सेना होती है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ठीक है, सभी जानते हैं। तो ये जो खान क्वेस्ट अभ्यास हुआ ये बहुराष्ट्रीय हुआ, बहुत सारे देश ने मिलकर किया। ये उलान बाटोर के मंगोलिया में किया गया, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बाटोर, ठीक है, वहीं पे किया गया, और ये थल सेना का अभ्यास है। नेक्स्ट जो अभ्यास है वो है 16वां नोमैडिक एलिफेंट। ये सिर्फ पूछता है ना कि नोमैडिक एलिफेंट जो है, क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो भी याद रखना है, तो ठीक है। याद रखना है कि नोमैडिक एलिफेंट जो अभ्यास है वो किसके किसके बीच होता है, तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया के बीच। कहाँ में हुआ, तो उमरई के मेघालय में हुआ, ये प्रश्न पूछ चुका है एसएससी में। तो उमरोई के मेघालय में जो है भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ ये अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट। और किसके किसके बीच का अभ्यास है, तो थल सेना का अभ्यास है, याद रखना ये थल सेना का अभ्यास है। नेक्स्ट है हमारा 13वां अभ्यास मैत्री, ठीक है। तो मैत्री अभ्यास जो है किसके किसके बीच में है, तो मैत्री अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच में है मैत्री अभ्यास, ठीक है। ये कहाँ हुआ, तो ये भी उमरई और मेघालय में हुआ, ये भी थल सेना का। तो हमने सबसे ऊपर का जो है तीनों थल सेना का था। खान क्वेस्ट उलान बाटोर मंगोलिया में किया गया आयोजन, बहुराष्ट्रीय मिलकर करते हैं, और ये थल सेना का है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है, उमरई मेघालय में, थल सेना ने किया। और 13वां जो अभ्यास है मैत्री, भारत और थाईलैंड के बीच, उमरई मेघालय में, थल सेना का अभ्यास है। नेक्स्ट है होपेक्स। होपेक्स जो है ना वो भारत और मिस्र मिलकर करता है होपेक्स, ठीक है। और ये मिस्र का जो है अभ्यास है, और ये वायु सेना के बीच होता है। तो याद रखना है कि होपेक्स जो अभ्यास है भारत और मिस्र के बीच होता है होपेक्स, और किस स्थान पे, तो मिस्र स्थान पे होता है, और वायु सेना यानी किन सेनाओं के बीच में, तो वायु सेना के बीच में होता है होपेक्स। नेक्स्ट हमारा है पहला फ्रीडम एज एक्सरसाइज। तो पहला फ्रीडम एज एक्सरसाइज जो है वह है कहाँ में हुआ है, तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका जापान के बीच में हुआ है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच में हुआ है पहला फ्रीडम एक्सरसाइज। यानी फ्रीडम एज जो है किसके किसके बीच हुआ है, तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच में हुआ है फ्रीडम एज एक्सरसाइज, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, तो दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर हुआ है आयोजन, और ये थल सेना का अभ्यास है। होपेक्स वायु सेना का है, भारत और मिस्र के बीच होता है होपेक्स, याद रखना है। तो जितने सारे भारत वाले हैं उन सबको जो है आपको खास करके याद रखना है। फिर है जीमेक्स। तो जीमेक्स जो है ये भारत और जापान के बीच किया जाता है अभ्यास जीमेक्स, ठीक है। और किसके किसके बीच हुआ है, जापान और भारत के बीच हुआ है, जापान के योकोसुका द्वीप में हुआ है जीमेक्स अभ्यास। और ये जो है नौसेना का अभ्यास है, किसका है, नौसेना का अभ्यास है जीमेक्स, भारत और जापान के बीच, जे फॉर जापान याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा रेड फ्लैग। रेड जो फ्लैग एक्सरसाइज है
वो जो एक्सरसाइज है बहुराष्ट्रीय का अभ्यास है रेड फ्लैग एक्सरसाइज। तो रेड फ्लैग एक्सरसाइज 2024 का आयोजन बहुराष्ट्रीय यानी बहुत सारे देश ने मिलकर किया। कहाँ पे किया? अलास्का अमेरिका में किया, और ये वायुसेना का अभ्यास है रेड फ्लैग एक्सरसाइज। फिर नेक्स्ट है हमारा तर्कस अभ्यास। ठीक है, तो 7वां जो तर्कस अभ्यास हुआ, भारत और अमेरिका के बीच में तर्कस अभ्यास किया गया, 7वां तर्कस अभ्यास, और ये जो है कोलकाता में आयोजन किया गया। भारत और अमेरिका के बीच में तर्कस, और ये थल सेना का अभ्यास है। नेक्स्ट है शक्ति अभ्यास। शक्ति अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया, मेघालय की उमरोई में आयोजन किया गया, और ये थल सेना का अभ्यास है। नेक्स्ट है अभ्यास पूर्वी लहर। ये जो है भारतीय नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, पूर्वी तट पर हुआ है पूर्वी लहर। नेक्स्ट है दोस्ती 16वां अभ्यास। ठीक है, दोस्ती, तो दोस्ती जो होता है ना, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में जो है दोस्ती अभ्यास किया गया। ये नौसेना का अभ्यास है भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट है गगन शक्ति। तो गगन शक्ति अभ्यास जो है भारतीय वायुसेना ने किया है। ठीक है, पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास किया है। नेक्स्ट है दस्तलिक। दस्तलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है, ये थल सेना का अभ्यास है। टर्मेल जिला उज्बेकिस्तान में किया गया है इसका आयोजन। नेक्स्ट हमारा है IMT ट्राइलेट। IMT जो ट्राइलेट का अभ्यास है वो है भारत और मोजाम्बिक और तंजानिया। ठीक है, 3 देश हैं, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। जंजीबार तंजानिया और मपूतो मोजाम्बिक में इसका आयोजन किया गया है, ये नौसेना का अभ्यास है। नेक्स्ट है टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प जो इंपॉर्टेंट है, ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, भारत के पूर्वी समुद्र तट पर नौसेना का अभ्यास है। लामितीय अभ्यास जो है, अभ्यास लामितीय जो है भारत और सेशल्स के बीच होता है, ये थल सेना का अभ्यास है, सेशल्स में आयोजन किया गया। और सी डिफेंडर्स जो अभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है, पोर्ट ब्लेयर में इसका आयोजन किया गया, नौसेना का अभ्यास है। समुद्र लक्ष्मण जो है भारत और मलेशिया के बीच का अभ्यास है, समुद्र लक्ष्मण, और विशाखापट्टनम में आयोजन किया गया, ये नौसेना का अभ्यास है। नेक्स्ट है कि 5वां जो गार्जियन है भारत और जापान के बीच हुआ है। गार्जियन अभ्यास किसके साथ? तो धर्म गार्जियन जो होता है भारत और जापान के बीच होता है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में थल सेना। तो जो भी भारत के साथ है, हमने ये जो है इस कलर में ही सभी को, भारत वाले को हमने जो है हाईलाइट किया है। नेक्स्ट हमारा है शांति प्रयास। शांति प्रयास जो है वो शांति प्रयास 4 जो है बहुराष्ट्रीय में किया गया। ठीक है, नेपाल के सैन्य मुख्यालय में किया गया, थल सेना का ही अभ्यास है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है वायु शक्ति अभ्यास। ठीक है, वायु शक्ति अभ्यास जो वायुसेना का है, भारत ने किया है जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट है सदा तंसीक अभ्यास। सदा तंसीक अभ्यास जो है थल सेना का अभ्यास है, भारत और सऊदी अरब के बीच में किया गया है, बीकानेर राजस्थान में। नेक्स्ट है डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत और UAE के बीच में हुआ है, राजस्थान के था रेगिस्तान में, थल सेना का एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हमारा है अभ्यास अयुत्थाया। तो अभ्यास अयुत्थाया जो है भारत और थाईलैंड के बीच में, अयुत्थाया था थाईलैंड याद रखना है, नौसेना के बीच होता है। और नेक्स्ट हमारा जो है 12वां मिलन अभ्यास। तो 12वां मिलन अभ्यास जो है नौसेना का है, विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय ने किया है, यानी भारत के साथ जो बहुराष्ट्रीय देशों ने किया है मिलकर। नेक्स्ट हमारा है 11वां खंजर अभ्यास। तो खंजर अभ्यास याद रखना है, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास होता है, बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजन हुआ है, थल सेना का अभ्यास है। साइक्लोन अभ्यास जो होता है, दूसरा साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में किया गया है, असांस मिस्र में, थल सेना का अभ्यास है। नेक्स्ट है विनबैक्स। विनबैक्स वियतनाम आपको मिल जाएगा वर्ड में ही। तो भारत और वियतनाम के बीच हुआ है विनबैक्स, ये 2023 का है, वियतनाम थल सेना में हुआ है, मतलब वियतनाम में हुआ है, थल सेना का अभ्यास है। सूर्य किरण 17वां, ये भारत और नेपाल के बीच होता है, सूर्य किरण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजन हुआ था, थल सेना का है। आस्ट्रा हिंद जो है अभ्यास, ये किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, आस्था हिंद अभ्यास, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, थल सेना का अभ्यास है। ब्रज प्रहार जो है ये भारत और अमेरिका का है, उमरई मेघालय में किया गया है, थल सेना का एक्सरसाइज है। त्रिशक्ति अभ्यास जो है भारतीय सेना के तीनों अंग करती है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, ये जैसलमेर राजस्थान में आयोजन होता है। 9वां मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच आंध्र पुणे महाराष्ट्र में किया गया है, आंध्र पुणे महाराष्ट्र में, थल सेना का अभ्यास है। सी गार्जियन जो होता है
वो चीन और पाकिस्तान के बीच होता है। उत्तरी अरब सागर में अभ्यास हुआ है, नौसेना का अभ्यास है, चीन और पाकिस्तान में हुआ है सीगार्चियन। नेक्स्ट हमारा है बोंगो सागर अभ्यास। बोंगो सागर जो हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है बोंगो सागर, उत्तर बंगाल की खाड़ी में नौसेना का अभ्यास है। नेक्स्ट हमारा है सातवां काजिंद अभ्यास। कौन सा है? सातवां काजिंद अभ्यास। तो सातवां काजिंद अभ्यास जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है, उटार कजाकिस्तान में आयोजन किया गया थल सेना का अभ्यास है। और नेक्स्ट हमारा है हरिमऊ शक्ति अभ्यास जो हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में आयोजन किया गया है, भारत के उमरई छावनी मेघालय में ये थल सेना का अभ्यास है। तो अधिकतम जो है उमरई में हुआ है, ठीक है। तो हरिमऊ जो हुआ है भारत और मलेशिया के बीच, तो आप जो है इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। एक लास्ट जो है नोट दिया हुआ है, आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है क्वेश्चन कि क्वाड देश में जो है कौन कौन से देश आते हैं, तो याद रखना है क्वाड देश में एक तो यूएसए है, सॉरी यहाँ पे हम नहीं लिख पाएंगे। क्वाड देश में एक यूएसए है, ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ये भी याद रखना है, और इंडिया है, और जो है एक है जापान, ठीक है। तो इन जो है 4 देशों को याद रखना, ये क्वाड देश है। चीन को काउंटर के लिए जो है ये क्वाड देश का आयोजन किया गया था, बना है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। तो आज का क्लास जो है यहीं समाप्त होता है।